हेलो एवरीवन। आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, जिसके लिए हमें एक नई अप्रोच को अपनाना होगा। आपने देखा है कि टीजीटी एंड पीजीटी में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। चाहे भले ही आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी, टीजीटी पीजीटी के लिए सेंट्रल क्लासेस रहेंगी। अब ये क्लासेस आपको अल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़ के एक दिन मिलती रहेंगी, क्योंकि एक दिन आपको इनको तैयार करने में भी लगेगा ना। मुझे 50 क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में मिलने वाले हैं, जिससे क्या होगा, जिसमें हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी इंक्लूड करेंगे। एंड जो भी हमारा जो टीजीटी का पैटर्न था, जिसमें बच्चों ने क्या हुआ कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था क्वेश्चंस। जिन्होंने 4 राइटर्स को पढ़ा है, तो उनके लिए जो क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस बनेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट लेवल का, जेआरएफ लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाने लगे हैं। तो यू नेवर नो कि क्या आने वाला है, क्या पढ़ना है। तो हमें एक ऐसी अप्रोच अपनानी होगी जिसमें हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, जिसमें हमें क्रिटिसिज्म भी पढ़ना होगा, लिंग्विस्टिक भी पढ़ना होगा, अपने सिलेबस के जितने भी राइटर मेंशन है उनको भी पढ़ना होगा, इंग्लिश ग्रामर को भी पढ़ना होगा, एंड हमारा जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको भी देखना होगा, ताकि एग्ज़ाम में आपका जो आने वाली वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, यानी 35,000 के अराउंड वैकेंसीज आने वाली हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए। बस आपको ये अप्रोच रखनी है। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसा सिलेबस होगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। हम वो अप्रोच को अपनाएंगे जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो आज का वीडियो है, इसमें 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आपको अब स्टार्टिंग में तो थोड़े से देखने में नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी तक आपने शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड जॉन गर्ल्सवर्दी के अलावा लिटरेरी मूवमेंट को पढ़ा हुआ है, पर आपने क्रिटिसिज्म को नहीं पढ़ा है। और एग्जाम में क्रिटिसिज्म से 40 से 50 क्वेश्चंस आए हुए थे, और आप ये नहीं कह सकते कि आने वाले एग्जाम में वो क्या करेंगे कि वो सिलेबस से ही देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या रखनी है, अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको, ये मेरा वादा है कि आपका एग्ज़ाम तक मैं कंप्लीट करा दूंगी, सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। क्रिटिसिज्म से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। प्लेटो से लेकर आपका जो भी 1900 यानी कि जो भी पोस्ट मॉडर्न तक है, वो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। यही क्रिटिसिज्म से आता है, जिसमें आपका बहुत वाइड सिलेबस है। यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको पता होगा कि कहाँ से कहाँ तक वो पूछते हैं। तो अभी जो आया था, वो ज़्यादातर जो आया था वो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म से आया था, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस बने हुए थे। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्लेटो से लेकर वहाँ फेमिनिस्ट तक की होनी चाहिए, पोस्ट मॉडर्न तक की होनी चाहिए, पोस्ट कॉलोनियल तक की होनी चाहिए, उनके एग्जाम की होनी चाहिए। प्रॉपर हमें एक दिशा को फॉलो करना होगा, तभी जो सिलेक्शन होगा वो आप सबका हो पाएगा। एंड छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये क्लासेस हैं, इनको आप अगर डेली करते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप एग्जाम के टाइम में मैराथन के भरोसे बैठते हैं तो वो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं दिलाएंगी। तो आज की क्लास थोड़ी इंट्रोडक्टरी थी, इसलिए मैंने थोड़ा आपको बता दिया है कि ये क्लासेस आपको एग्जाम तक मिलेंगी। जब तक कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं हो जाता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो अप्रोच है वो यूजीसी नेट, जेआरएफ या किसी भी स्टेट का एग्जाम है उसमें काम आने वाली है। एंड आपको साथ में ही लिटरेचर के साथ में वीडियो के एंड में आपको ग्रामर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ग्रामर की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से वोकैब तैयार करा दूंगी मैं। हो सकता है कि मैं इसको अगर 50 क्वेश्चंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ले रही हूँ, वर्ल्ड लिटरेचर के ले रही हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले दिन आपको 50 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के भी करा दूंगी। तो आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कॉमेंट करना, जिसका मैं आपको नंबर, जहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी वीडियो के थोड़े से क्वेश्चन के बाद में आपको वीडियो में नंबर प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें आप व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। बस आपका थोड़ा सा चार्जेस लगेंगे, बस जरा से, क्योंकि आपको फ्री में कोई चीज़ दी जाती है तो वो समझ में नहीं आती है ना, इसलिए। तो आपको क्या करना है, इसका एग्जाम तक आपको PDF चाहिए, सॉल्यूशन के साथ चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो मैं अपनी नंबर प्रोवाइड करा दूंगी। आप नंबर नोट कर लें, ये है 9919003341। इस पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज करेंगे तो मैं आपका ग्रुप में नंबर ऐड कर दूंगी, 9919003314। तो अब आप एकदम से कमर कस लीजिए, ये सोचकर कि हमें बस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। कितना समझना है, क्या समझना है, लिटरेचर में क्या पढ़ना है, क्रिटिसिज्म से कितना पढ़ना है, वो सब आप मेरे पे छोड़ दो। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम देने के बाद आओगे, कहोगे आके कि मैम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। क्रिटिसिज्म का तो बिल्कुल ही नहीं छूटा, बाकी आपने 4 राइटर तो जो थे ना, आपने वो घोल के पी लिए होंगे, जो एग्जाम दे चुके हैं, और जो नई तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हो जाएगी। तो चलो आज शुभारंभ करते हैं, एंड आगे के लिए आप लोग तैयार रहिए। एग्ज़ाम कैसा भी आएगा आपको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है उनका भी हो जाएगा। बस अप्रोच आपको अच्छी रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फर्डिनांड डी सोसोरे लिंग्विस्टिक थ्योरी, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो इनकी लिंग्विस्टिक थ्योरी है उसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। अब अगर एग्जाम में आपको ये दे दिया है टीजीटी में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करी है, नेट नहीं पढ़ रहे, आप जीआरएफ की तैयारी नहीं करी है, तो एक बच्चा जो 4 राइटर पढ़ के जा रहा है वो इस क्वेश्चन को कैसे कर लेगा? और यही टीजीटी में आया था, इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे टीजीटी, ये तो नहीं आया था, मतलब इसी तरीके की अप्रोच उन्होंने अपनाई थी। तो वही अप्रोच हमें रखनी है, जो हमारी होलिस्टिक अप्रोच होगी या भी इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी, वही हमें सिलेक्शन दिलाएगी। तो हमें यहाँ पर बताना है फर्डिनांड डी सोसोरे का जो लिंग्विस्टिक थ्योरी है उसमें हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये नाम कहाँ से आया, ये हैं कौन लिंग्विस्टिक में, ये हैं कौन, क्रिटिसिज्म में ये करते क्या हैं। तो पहले समझो इनको, धीरे धीरे समझोगे ना समझ आने लगेगा। क्रिटिसिज्म कुछ टफ नहीं है, कुछ टॉपिक हैं जहाँ पर हमें लाइन से उनको फॉलो करना है, ये प्लेटो से लेकर यहाँ तक फॉलो करना है, जहाँ पर सारे राइटर्स आपके कवर हो जाएंगे। तो वहीं पर उनमें से एक ये है, जिनकी लिंग्विस्टिक थ्योरी क्या कहती है, फर्डिनांड डी सोसोरे की एक स्विस लिंग्विस्टिक, ठीक है। ये कौन थे, ऐसे भी आ सकता है, ये मिलाने को आ जाए तो ये स्विस थे, स्विस लिंग्विस्ट, भाषाविद थे। लिंग्विस्ट को क्या कहते हैं, भाषाविद थे। इनकी जो डेथ थी, इनके डेथ होने के बाद में इनके जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, समझते जाना, उनके लेक्चर्स को एक कंपाइल करके 1916 में, कहाँ 1916 में, 1916 में एक ऐतिहासिक जो बुक के फॉर्म में इसको पब्लिश कर दिया था, जिस बुक का नाम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। मैं ये भी लिख रही हूँ, आ सकता है एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ये इस बुक को किसने लिखा है और ये कब पब्लिश हुई थी। इसी तरीके से क्वेश्चन तो बने थे ना, तो हमें सब कुछ पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो हमारा जो बुक का नाम है वो है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, LINGUISTICS लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई थी, 1960 में, ठीक है, 1916 में। ये जो किताब थी वही स्ट्रक्चरलिज्म था, जो संरचनावाद था उसका बुनियाद बनी थी, ठीक है। उसका जो बेस था वो कहाँ से, स्ट्रक्चरलिज्म का जो बेस था वो कहाँ से आया था, वो आया था इसी बुक से आया था। एग्जाम पूछ ले कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका जो बेस तैयार किया था वो किस कॉन्सेप्ट पर हुआ था। जैसे अभी पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था अभी, इंटरटेक्चुअलिटी का जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किससे मिलकर बना है, ये कहाँ से निकला है। तो आपसे किसी भी घुमा फिरा के सवाल किया जा सकता है, तो आपको एक ऐसी अप्रोच रखनी है जहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका क्वेश्चन सही हो। तो अभी आपने समझ लिया फर्डिनांड कौन है, ये स्विस लिंग्विस्ट हैं, ठीक है। इनकी एक बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। ये 1916 में आई थी, कहाँ चला गया, 1916 में आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था इन्होंने ये सारे अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, और जो किसने पब्लिश कराई थी, इनकी डेथ के बाद में, ठीक है, इनकी डेथ के बाद में जो इनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया था, इनकी बुक का नाम क्या है, कब पब्लिश हुई है। कॉन्सेप्ट की बात मैं करूँ अगर, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट की बात में क्या है, कॉन्सेप्ट जो सोसोरे हैं इन्होंने भाषा को समझने के लिए दो मुख्य जो है भाग बताए हैं, एक लैंग है, एक पैरोल है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले अभी सभी को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें सभी को समझना होगा। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग है ना, हमें नहीं पता है ना कि कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ऑप्शन ए भी समझना पड़ेगा, बी भी समझना पड़ेगा, सी भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सस्योर भी, इनका प्रोनाउंसिएशन सस्योर ही कहते हैं इनको, सस्योर, ठीक है। जो सोस्योर ने बताया है कि एक साइन, ठीक है, हम ऑप्शन ए को देखते हैं क्योंकि इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। एग्जाम में अगर आ गया साइनर एंड सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है और ये होता क्या है, अगर आ गया यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म को किसने डिफाइन किया बाइनरी ऑपोजिशन में, ठीक है, लैंग्वेज सिंक्रोनिक है, ये किसने कहा है। तो हमें सब कुछ पढ़ना होगा और ये उनके दिए हुए सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। चाहूँ तो मैं इसका ऑप्शन आंसर बता सकती हूँ, इसका आंसर ये है, और आंसर ये क्यों है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले ये को समझते हैं, ये क्यों नहीं है, ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड इज आर्बिट्री। ये क्या कहता है कि जो इनका रिलेशन है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो आर्बिट्री यानी मनमाना है, ठीक है, ये बात कहता है, ये गलत है। सिस्योर ने बताया है कि जो साइन है, ठीक है, जो साइन होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। जो साइन होता है SIGN, जो साइन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है, एक बनता है सिग्निफायर जो दिखने वाला हो, जैसे कि ट्री हो गया, ठीक है, और जैसे कोई साउंड हो गया, और सिग्निफाइड उस शब्द पर सुनकर हमारे दिमाग पर क्या दिमाग वाली जो पेड़ की मानसिक छवि बनी, वो कॉन्सेप्ट बना, उसको हम सिग्निफाइड कहते हैं।
एक होता है सिग्निफाइड। यहाँ देखो सिग्निफाइड जो छवि बनी हमारे दिमाग में, ठीक है, और जो हमने ट्री देखा जिससे हमारी छवि बनी, कॉन्सेप्ट जो बना, तो इसके बीच का जो संबंध होता है मनमाना या अकारण होता है। यानी पेड़ को ट्री ही क्यों कहते हैं, पेड़ को ट्री ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या प्राकृतिक कारण नहीं है। ये समाज द्वारा, जो हमारा सोसाइटी है उसके द्वारा एक परंपरा बनाई गई है। अगर ये प्राकृतिक होता है तो दुनिया की भाषा में पेड़ को एक नाम से ही बुलाया जाता है, जैसे कोई बरगद का पेड़ है, कोई नीम का पेड़ है। तो ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है, आर्बिट्री है। तो ये बात सच है, ठीक है, ये मनमाना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा रूल नहीं है। तो ये सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिट्री, यानी इसका मतलब आर्बिट्री की स्पेलिंग देख लो, ये भी आ सकती है ARBITRARY। इसका मतलब होता है मनमाना ढंग होना। तो द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिट्री, ठीक है। जो समाज ने माना कि ये एक नीम का पेड़ है तो वो नीम का ही पेड़ है, ठीक है। सिग्निफायर का मतलब होता है जो आपने देखा, एक ट्री को देखो और जो आपके मन में छवि बनी, जो आपने अंदर महसूस किया कि हाँ ये पेड़ ऐसा है, ग्रीन कलर का है एंड इस पे फल भी आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, तो ये सिग्निफाइड हो गया। और ये क्या है, आर्बिट्री है, ठीक है। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, आर्बिट्री का मतलब होता है कि ये क्या है, एक मनमाना है, जो क्या है, अकारण है, इसका कोई कारण नहीं है, ट्री होने का कोई कारण नहीं है। तो ये बिल्कुल ये क्या है, कह रहा है इनकरेक्ट नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ये बात हमारी करेक्ट हो गई, हमें इनकरेक्ट बनाना है। लैंग्वेज रेफर्स टू द इंडिविजुअल स्पीच एक्ट्स, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, जो लैंग है, लैंग्वेज नहीं, लैंग जो है, इनका जो कॉन्सेप्ट है लैंग एंड पैरोल का, उसमें क्या कह रहे हैं, लैंग जो है वो क्या है, स्पीच और एक्ट है, जो कि पैरोल है, वाइल जबकि पैरोल इज द सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ ये कह रहा है कि जो पैरोल है वो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि बात क्या कह रहा है यहाँ पर। तो बात ये कह रहा है कि यहाँ पर लैंग एंड पैरोल के बीच में हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये बात क्या कर रही है। यहाँ पर जस्ट उल्टा कर दिया है, जस्ट उल्टा क्या कर दिया है, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि लैंग क्या है। लंग जो है ये क्या है, एक भाषा का पूरा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर, रूल्स और ग्रामर है, पूरे समाज कम्युनिटी के पास जो साझा होता है, ठीक है। तो जो ये है, जो लैंग है वो क्या है, स्पीच एक्ट्स नहीं है, लैंग इज अ सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्स को लैंग्वेज से याद कर लो, और वो लैंग्वेज कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज होता है, यानी सिस्टमेटिक होता है, जो पूरे कम्युनिटी में साझा होती है। अब पैरोल क्या होता है, पैरोल होता है एक क्या कह लो, ये एक ऐसा सिस्टम का जो जिसमें क्या हो, व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाली जो वास्तविक भाषण होता है, जैसे इंडिविजुअल स्पीच होती है। पैरोल का मतलब होता है PAROLE जो होता है, इसका मतलब होता है जो डेली बोलचाल वाली भाषा होती है, यानी इंडिविजुअल ने क्या बोला, ठीक है, इंडिविजुअल स्पीच को हम पैरोल बोलते हैं। तो यहाँ पर जब पैरोल की बात आएगी तो वो हो जाएगा जस्ट उल्टा। यहाँ पर यहाँ पर लैंग का ये पैरोल में कर दिया, पैरोल का लैंग में कर दिया, समझ आ गया होगा। लैंग क्या होता है, लैंग एक भाषा का सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर हो जिसमें रूल्स होते हैं, ग्रामर होती है। पैरोल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो इंडिविजुअल स्पीच होती है, उसमें रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया। मीनिंग इज रिलेशनल एंड स्ट्रक्चरल डिफाइंड बाय बाइनरी ऑपोजिशंस, ये सही है। लैंग्वेज इज सिंक्रोनिक एज वेल एज डायसिंक्रोनिक, तो ये दोनों इसके, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर B, क्योंकि यहाँ पर जस्ट उल्टा कर दिया और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था। करते 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 आप परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हिज पोएटिक्स अरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट प्लॉट इज द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या होना चाहिए। यहाँ पर अरिस्टोटल ने अपनी बुक्स, जो उनकी जो बुक्स थी पोएटिक्स, ये भी याद कर लो, पोएटिक्स, ठीक है, पोएटिक्स में अप्रॉक्स 335 BC में, ठीक है, BC में, बिफोर क्राइस्ट में ट्रेजिडी का क्या दिया था, ट्रेजिडी के बारे में सिद्धांत दिया था, ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। और सोल को, ठीक है, सोल को क्या कह रहे हैं, वो ट्रेजिडी को द सोल ऑफ द ट्रेजिडी कहा है, ठीक है। ट्रेजिडी की आत्मा किसको कहा है, प्लॉट को। प्लॉट जो है, प्लॉट क्या है, सोल है। सोल किसका है, ये है ट्रेजिडी का, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको दी है इन्होंने, इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने प्लॉट को दी है, और सबसे कम दी है यानी जो ऑडियंस होती है उनको दी है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर जो सीक्वेंस फॉलो होगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा हमार्शिया। हमार्शिया क्या होता है, ट्रेजिक फ्लो या फिर एरर ऑफ जजमेंट। जो हीरो होता है एक ऐसी गलती कर देता है जिससे उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ये हमार्शिया होगा। पेरिपीटिया क्या होता है, पेरिपीटिया होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी अचानक परिस्थितियों की पूरी तरह उलट जाना। थिंग्स गोइंग फ्रॉम गुड टू
टू बैड यानी पेरिपीटिया रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हो जाएगा। एनाग्नोसिस यानी मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना, जहाँ पर जो हीरो होता है उसे अचानक सच्चाई का एहसास हो जाए, एनाग्नोसिस होता है। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस होता है परगेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस यानी पिटी और फियर। जब आप मूवी देखते हो उसके बाद में जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं यानी इमोशंस आते हैं, पिटी आए या फियर आए, तो दर्शकों के मन में होने वाली जो करुणा भय की भावना होती है, जो शुद्धिकरण होता है, उसको हम कैथारसिस बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट टर्म्स लिस्ट 1 से रिस्पेक्टिव थ्योरिस्ट लिस्ट 2। यहाँ से हमें ये देखना, ये कॉन्सेप्ट हैं और ये थ्योरिस्ट हैं, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ये इनमें से किसने दिए हैं, तो आपको ये बताना है। तो गायनोक्रिटिसिज्म जो है ना वो ये दिया है, किसने दिया है, यानी शोवल्टर ने दी। ये टर्म उन्होंने अपने जो उनका जो ऐसे है, जो ये गायनोक्रिटिसिज्म है, ये दिया है एलियानी शोवल्टर ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 यहाँ पर 2 जगह है। तो देखते हैं आगे, फिर देखते हैं यहाँ पर। अब ये तो कट हो गए, हमारे 2 बच्चे हमारे पास ऑप्शन। तो ये इन्होंने जो कॉन्सेप्ट, ये भी याद कर लो, पूछ सकते हैं एग्जाम में, इस बार आ सकता है। तो ये जो बुक है, ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, और ये कब पब्लिश हुई थी, 1977 में। और ये बुक किसने लिखी है, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, ये लिखी है एलियानी शोवल्टर ने। ठीक है, इसमें इन्होंने दिया था, यानी ये क्या है, महिला लेखकों के इतिहास और अनुभवों का इन्होंने अध्ययन यहाँ पे किया था। द स्टडी ऑफ वुमेन एज राइटर्स, तो इसमें क्या दिया था, इसका मतलब है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, यानी कि एक महिला के रूप में एक लेखिका का जो अनुभव होता है वो इन्होंने यहाँ पर साझा किया है। तो एलियानी शोवल्टर ने गायनोक्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है इक्रिटर फेमिनिज्म। ठीक है, इक्रिटर फेमिनिन का ये कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है, ये दिया हेलेन साइक्स ने। ठीक है, हेलेन साइक्स ने दिया है। तो यहाँ पर बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड यहाँ देखते हैं बी का 1 दोनों में है, यहाँ तक तो हमें चलना ही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मतलब होता है वुमेन्स राइटिंग होता है। ठीक है, हेलेनिकस ने दिया जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये जो इक्रिटर फेमिनिन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब तो वुमेन राइटिंग। ठीक है, वुमन राइटिंग से मतलब होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये कौन है, ये फ्रांसीसी हैं, फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं। हेलेनी साइक्स ने 1975 में अपने जो ऐसे था द लाफ ऑफ द मेड्यूसा में दिया था। किस में दिया था, द लाफ ऑफ द मेड्यूसा। इसमें इन्होंने, कब ये पब्लिश हुई थी, इनकी जो बुक थी ये 1975 में आई थी बुक, इसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सी नंबर देखते हैं, जेंडर परफॉर्मिटी, ये इन्होंने दिया था जूडिथ बटलर ने। जेंडर परफॉर्मिटी ये दिया था जूडिथ बटलर ने। तो सी का 2 कहाँ पर है, तो सी का 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, तो सी का 2 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो जूडिथ बटलर ने दिया था, और ये कब दिया था, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनी जो बुक का है जेंडर ट्रबल में दिया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जेंडर परफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ आया है, ये जो कॉन्सेप्ट है जेंडर ट्रबल में दिया था। ठीक है, जेंडर ट्रबल में दिया था ये कॉन्सेप्ट, और किसने दिया था ये दिया था जूडिथ बटलर ने। और ये जो बुक है वो 1975 नहीं, ये जो बुक है 90 जेंडर ट्रबल का डेट याद नहीं आ रहा मुझे, 1990 में आई थी आई थिंक, हाँ 1990 में आई थी। तो इनका मतलब था, उन्होंने कहा था कि जेंडर का कोई नेचुरल या फिर बायोलॉजिकल चीज़ नहीं है। जो जेंडर है ना, कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, बल्कि ये क्या एक परफॉर्मेंस है जो समाज द्वारा बार बार दोहराई जाती है कि तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरीके के उन्होंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था। तो कितना टाइम लग रहा है समझने में, क्योंकि ये बहुत ईजी नहीं है पढ़ना, इनको ना याद करना आसान है। इनको 10 से 20 बार पढ़ोगे ना, अपने आप आ जाएगा। बार बार इनके नाम ही इतने टफ है, प्रोनाउंसिएशन भी इतना टफ हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ के है ही नहीं, इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है। ये फ्रांसीसी है, कोई जर्मन है, कोई कुछ है। ये डबल सब्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया, डबल सब्जुगेशन का कॉन्सेप्ट दिया था जोला नील हस्टन ने। अब एग्जाम में भी आपका आया था इसी तरीके का क्वेश्चन आया, तो ये दिया था जोला नील हस्टन ने दिया था। ठीक है, तो जोला नील हस्टन ने ये जो कॉन्सेप्ट है तो ब्लैक फेमाइन से जुड़ा हुआ है। जो ये कॉन्सेप्ट है इनका डबल सब्जेक्शन का, जो जुड़ा किससे है, ये जुड़ा है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक किससे जुड़ा है, ब्लैक फेमिनिज्म से,
फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ है। एंड ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से क्या कहता है, ये अफ्रीकन अमेरिकन लेखिका हैं ज़ोला नील, ये कहाँ की हैं, अफ्रीकन अमेरिकन है, ठीक है। और ये जो दिया था इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, ये देखो टीजीटी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, मैंने देख कर क्वेश्चन पेपर देख के ये नहीं बनाया, पर ये आया हुआ क्वेश्चन है, बुक से मैंने बनाए हुए हैं क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये हबीब की बुक से ये मैंने क्वेश्चंस आपके लिए छांटे हुए हैं कॉन्सेप्ट से। तो ऑफ देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, ठीक है। तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट इसमें दिया था, इसका मतलब था कि अश्वेत महिला को यानी नस्ल और जेंडर के कारण दोहरी गुलामी झेलनी पड़ती, एक तो अमेरिका की, एक अफ्रीका की। तो यहाँ सारा मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको। तो अगर आप पीडीएफ लेंगे तो आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये जो पेन होते हैं ना, ये सही से लिख नहीं पाते, मैं कोशिश करूँगी सही से लिखने की। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पर। सारे कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, गायनोक्रिटिज्म का कॉन्सेप्ट इलियाना शोवाल्टर ने दिया है, इक्रूटिया फेमिनिन का दिया है हेलेनी सेक्सस ने दिया है, एंड जेंडर परफॉर्मिटी का दिया है जूडिथ बटलर ने दिया है, एंड डबल सब्जुगेशन का दिया है जोरा नील हस्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, Who among the following won the 2024 Booker Prize for a novel set over 24 hours on the International Space Station and what is the title of the work, ठीक है। 2024 में इनको बुकर प्राइज़ मिला है, और क्या है 24 घंटे ऑन द इंटरनेशनल स्टेशन में, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द वर्क। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन है, ये ब्रिटिश राइटर हैं समंथा हार्वे, ठीक है। समंथा हार्वे के ऑर्बिटल को मिला है, ठीक है। ऑर्बिटल के लिए 2024 में उनको बुकर प्राइज़ मिला है। ये क्या है, एक नॉवेल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जो अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे उनके 24 घंटे की कहानी इन्होंने इसमें लिखी है। जब भी अंतरिक्ष से पृथ्वी के 16 चक्कर यानी ऑर्बिट लगाते हैं, तब की इन्होंने पूरी कहानी इसमें लिखी है। तो समंथा हार्वे का जो ऑर्बिटल है, इसमें इनको 2024 में क्या मिला था, बुकर प्राइज़ मिला था। 24 की कहानी दिखाती हैं स्पेस स्टेशन की। नेक्स्ट देखते हैं, विलियम शेक्सपियर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800 defines poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings. In this context, where does the process of poetic creation actual originate? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो क्रिएशन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर बस इतना सा पूछ रहा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिसिज्म का जो मैनिफेस्टो कहा जाने वाला प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में 1800 में जो ये जो एक्सप्लेन किया था, कविता को स्पॉन्टेनियस पावरफ्लो और पावरफुल फीलिंग कहा था। लेकिन वे तुरंत स्पष्ट करते हैं कि ये क्या अचानक उत्तेजना से नहीं हुई है, बल्कि इसका जो मूल जो स्रोत है वो इमोशन से आया है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा इमोशन हो जाएगा, फ्रॉम इमोशन रिकलेक्ट इन ट्रंक्विलिटी, कि इसके आगे की है लाइन, तो ये सब नहीं है, इमोशन से आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जॉन मिल्टन एरोपैजिटिका जो कि कब आई है 1644 में, इज़ अ पैशनेट स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, व्हाट इज इस सेंट्रल थीम क्या थी। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच था ना, जो आप लाइसेंस एक्ट आया था, और वहाँ पर 1643 में यहाँ पर प्रेस पे क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। तो यहाँ पर डिफेंस किया था ना इन्होंने, बी हो जाएगा, द डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन शेक्सपियर हैमलेट हु अटर्स द फेमस वर्ड्स रिगार्डिंग गर्ट्यूड हेस्टी मैरिज फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका, शेक्सपियर के हैमलेट के एक्ट 1 सीन 2 में ये जो फेमस लाइन है, हैमलेट नहीं दी है, सलिलकी में बोलता है कि अपनी माँ जो गर्ट्यूड के लिए बहुत दुखी है, क्योंकि उसने उसके पिता यानी किंग हैमलेट की मृत्यु के 2 महीने के भीतर ही उसकी माँ ने शादी कर ली थी। किससे कर ली, उसके चाचा क्लॉडियस से कर ली थी। तो माँ की जल्दबाजी पे कहता है कि कमजोरी तुम्हारा ही नाम औरत है, ठीक है। तो ये कौन कहता है, हैमलेट खुद ही कहता है अपनी माँ के लिए। Identify the famous 19th century Victorian periodicals founded by John Gibson Lockhart and John Murray, known for its harsh politically conservative reviews of romantic poets like Keats and Hazlitt को जिसने क्रिटिसाइज किया था बुरी तरीके से। तो वो कौन सी मैगजीन थी, तो वो जो मैगजीन थी वो बीथी क्वार्टरली रिव्यू थी, ठीक है। ये क्या है, एक बहुत ही फेमस एक 19th सेंचुरी की विक्टोरियन पीरियोडिकल है, जिसमें 1809 में जॉन मरी ने शुरू किया था। किस में हुआ था, 1809 में शुरू इसको किया गया था।
किसने किया था? जॉन मरी ने एंड जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने। ये जो इसके कंपोज़र थे, ये क्या थे? एक टोरी कंज़र्वेटिव सोसाइटी से थे, जो जॉन कीट्स, विलियम हैज़लिट और ले हंट कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से जुड़े रोमांटिक कवियों को बहुत बुरी तरीके से इनको क्रिटिसाइज़ करते थे, बहुत गंदा-गंदा बोलते थे, ठीक है? और किस-किस को बोलते थे? पोएट्स लाइक कीट्स, हैज़लिट, इन सबको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फेमस लिटरेरी कैरेक्टर विद द वर्क दे अपीयर इन। तो हमें ये भी देखना है, फेमस जो हमारे तो कह नहीं सकते हैं, यूजीसी नेट के जो अच्छे-अच्छे जो बुक्स हैं, जो उनके जो फेमस नॉवेल्स हैं, फेमस ड्रामास हैं, जिनमें जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, वो भी मिलाने को आ जाते हैं। जैसे यूलिसिस का आ गया था, इस बार पूछने को आ जाते हैं, किस में कौन-सा है, ब्लैंक कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देते हैं, तो वो भी हमें सब कुछ पढ़ना है। फेमस तो पढ़ना ही है, अगर एक भी मिल जाएगा ना, तो आप अच्छे से मैच कर पाएँगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमें जब करेक्टली मैच करना है, तो हमारा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हीथक्लिफ। ये वुदरिंग हाइट्स में है। ये एमिली ब्रोंटे के प्रसिद्ध विक्टोरियन जो नॉवेल्स है, वुदरिंग हाइट का एक जटिल नायक है, बायरॉनिक हीरो कहते हैं इसको। तो हीथक्लिफ जो है, वो किसमें है? वुदरिंग हाइट्स में है, ठीक है? और ये का कौन बोला जाता है? इसको बोलते हैं बायरॉनिक हीरो, ठीक है? बायरॉनिक हीरो बोलते हैं, ठीक है? वुदरिंग हाइट्स कब आया था? वुदरिंग हाइट 1847 में आया था, और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है एमिली ब्रोंटे ने, यानी ब्रोंटे सिस्टर थी ना, एमिली ब्रोंटे ने, ठीक है? जेनी क्रॉफोर्ड किस में आता है? ये आता है ज़ोला नील हस्टन का एक फेमस जो अभी मैंने बात की है आपसे, अफ्रीकन अमेरिकन जो उनका एक नॉवल है 1937 का, तो उसमें ये आता है। तो देयर आइज़ वर वॉचिंग गॉड में ये आता है, और ये एग्ज़ाम में आया था। ये देयर आइज़ वर वॉचिंग गॉड कब पब्लिश हुआ? 1937 में। देखो, बार-बार इतना पढ़ोगे, बार-बार रिपीट होगा, तो एग्ज़ाम में छूटेगा कहाँ से? तो यही तो आपको पढ़ना है, यही तो अप्रोच रखनी है। अब मैंने अभी आपको एक बार भी ये नहीं बोला है कि मैंने टीजीटी, पीजीटी को कॉपी किया यहाँ पर ये क्वेश्चंस वही आए हुए हैं, वही तो आए हुए हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये किसमें है? तो ये जो है, तो देयर आइज़ वर वॉचिंग गॉड, ये किसका है? ज़ोला नील हस्टन का। अभी हमने इसको पढ़ लिया है। तो ये देयर आइज़ वर वॉचिंग गॉड, ये अफ्रीकन अमेरिकन लेखिका हैं, ठीक है? और नेक्स्ट है हमारे पास है मिलामेंट जो है, वो किस में आता है? ये आता है द वे ऑफ द वर्ल्ड में आता है, ठीक है? विलियम कॉन्ग्रेव का है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है। द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में आई थी। ये कैसा हीरो है? ये हीरोइन है, ठीक है? ये हीरोइन है जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, फ्रीडम चाहती है, ठीक है? मिलामेंट। तो ये द वे ऑफ द वर्ल्ड में आती है। तो स्टीफन डॉडलस है, तो ये आता है, ये किस में आता है? अ पोर्ट्रेट ऑफ अ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ठीक है? ये जेम्स जॉयस का ये मॉडर्न नॉवल है, 1916 में आया है, ठीक है? 1916 में आया है। तो इसका ये एक फेमस प्रोटैगोनिस्ट है, जो स्वयं जेम्स जॉयस का एक साहित्यिक यानी अल्टर ईगो माना जाता है, ठीक है? अल्टर अल्टर क्या माना जाता है? अल्टर ईगो माना जाता है, जेम्स जॉयस का ही माना। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब इस तरीके से राइटर लिखते हैं, तो वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर तरीके के अप्रोच में पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो मैं मिला दे रही हूँ, ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, टी.एस. इलियट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन विच ऑफ हिज क्रिटिकल एसे। किसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है? तो टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, वो 1990 की एक बेहद फेमस उनका जो ऐसे था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में दिया है, ठीक है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में दिया है। इलियट मानते थे कि कोई भी जो पोएट होता है या फिर राइटर होता है, वो किसी भी इमोशन को सीधे शब्दों में नहीं थोप सकता, उसे कला के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए, ठीक है? अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट या सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है? वस्तुओं का समूह हो, स्थिति हो, घटनाएं हो, इनकी श्रृंखला तैयार करनी होगी, उस भावना का सटीक फॉर्मूला बना सके। इलियट ने इसी को इसी वजह से शेक्सपियर के जो नाटक है, जो शेक्सपियर का जो प्ले है, उसको क्या बताया? आर्टिस्टिक फेलियर बताया, ठीक है? इसमें इन्होंने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बताया है, क्योंकि उनके अनुसार हैमलेट की जो मानसिक पीड़ा है ना, तो वो प्ले में क्या है, जो परिस्थितियाँ सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अनुरूप वो अधिक थी, ठीक है? उसके अनुरूप क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वो डायरेक्ट दिखाई जानी थी, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे किंग लियर है, तो किंग लियर में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जैसे उन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस किसको, कोरियोलिनस को बताया है, मैकबेथ को भी अच्छा बताया उन्होंने, और हैमलेट को उन्होंने फेलियर बताया है। कहीं से कहीं इसका वो नहीं है, डायरेक्ट जैसे उसके मन में आ रहा है, वो बोलता चला जा रहा है। तो चेन ऑब्जेक्ट के माध्यम से अपनी भावनाओं को डायरेक्ट ना बता के उनसे व्यक्त करना चाहिए, यही इनका कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, विच लिटरेरी मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, डिल्यूजनमेंट, एलिनेशन, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल 19th सेंचुरी रियलिज्म फॉलोइंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब तो आपको समझ आ गया होगा, ये सारी क्या है, ये सारी दे दी उन्होंने, क्या दे दी, विशेषताएं दे दी। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, टूटा हुआ स्ट्रक्चर, डिसइल्यूजनमेंट, निराशा फैली हुई, एलिनेशन, अकेलापन है, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल 19th सेंचुरी। तो ये सब क्या है, ये सब क्या मॉडर्निज्म के, ये क्या है, मॉडर्निज्म की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये सब मॉडर्निज्म में हमको देखने मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक की बात कर रहा है, कि बाद में एक ऐसा आंदोलन चला था 19वीं सदी में, ट्रेडिशनल रियलिज्म को पूरी तरह खारिज कर दिया था, ठीक है। ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती थी उनको पूरी तरह से इसने क्या करती, डिनाई कर दिया था, ठीक है। अकेलापन फैल गया था समाज में, फ्रेगमेंटेशन हो गया था, मोह भंग हो गया था। डिल्यूजनमेंट का मतलब था मोह भंग हो जाना, यानी जो मन आ रहा है वो किया जा रहे हैं, किसी पे विश्वास न रहना, इस तरीके की वहाँ पर स्थिति, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट था उसके वजह से लोगों के दिमाग पे इतना असर पड़ा था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने लगी। तो ये एक एक वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, एडवर्ड सईद सेमिनल टेक्स्ट ओरिएंटलिज्म जो कब आया है 1978 में। पोस्टुलेशंस आर प्राइमरली बेस्ड ऑन द intersection of power and knowledge whose theoretical work on discourse heavily influence सईद। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इनका ये जो वर्क था वो किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था, ठीक है, तब इन्होंने इस वर्क की रचना की है। तो देखो किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपको ये भी आ जाए कि ओरिएंटलिज्म किसने लिखा, तो एडवर्ड सईद लगा देना। कब कब लिखा, 1978 में। अब वो किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा इन्होंने, ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये जो थे एडवर्ड सईद का जो दौर था वो हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा। एडवर्ड सईद ने 1978 में ओरिएंटलिज्म में पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को रखा था, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, सबसे पहले समझना होगा। अगर मिलाने को आ गया, सिंपल बना तो इस तरीके से भी आ सकता है, पोस्ट कॉलोनियल, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को इन्होंने यहाँ पर बताया। इसमें किसकी बात की गई है, ओरिएंटलिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की बात की गई है। एडवर्ड सईद कौन है, फ्रांसीसी हैं, ठीक है। माइकल फुको और ने डिस्कोर्स और पावर नॉलेज के सिद्धांत का इन्होंने सहारा लिया, ठीक है। इनको फुको बोलते हैं, फुको, इनका प्रोनाउंसिएशन है फुको, तो इन्होंने फुको का सहारा लिया है। ये तो जैक्स्टर है, माइकल फुको, यहाँ पर इस पे बेस्ड होकर उन्होंने ओरिएंटलिज्म का अपना कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट क्या था, फुको के डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट था, एंड पावर नॉलेज के सिद्धांत का सहारा लिया। तो डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, COUR ऐसी। तो यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चंस बनते चले जा रहे। पावर नॉलेज के सिद्धांत का सहारा लिया, फुको का मानना था, यानी ये जो है फुको का मानना था, क्या मानना था कि जो नॉलेज है ना कभी भी निष्पक्ष नहीं होती, बल्कि उसमें क्या है, पावर द्वारा नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसमें क्या है, डिस्कोर्स के रूप में तैयार किया जाता है, यानी विमर्श के रूप में तैयार किया जाता है। सईद ने दिखाया कि कैसे जो पश्चिमी देश है, यानी ऑक्सीडेंट है, पश्चिमी देशों को इन्होंने क्या बोला है, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ, ऑक्सीडेंट बोला है, ठीक है। ऑक्सीडेंट यानी जो पश्चिमी देश हैं, पूर्वी देश को क्या बोलते हैं, पूर्वी देश को बोलते हैं ओरिएंट, ठीक है, ओरिएंट। ये क्या है, पूर्वी देश, ठीक है। पूर्वी देशों यानी कि को नीचा दिखाने के लिए, उन पर राज करने के लिए एक विशेष ज्ञान की साहित्य की रचना की है, ठीक है। तो यही जो बात है, इन्होंने इस पर आधार करके अपनी बात को, ओरिएंटलिज्म को इसमें इन्होंने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, in new criticism, W.K. Wimsatt and Munro Wesley coined the term intentional fallacy। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। ये टर्म किसने दिया है, W.K. Wimsatt, मुनरो वियर्ट्सली ने, ठीक है। व्हाट डज दिस फैलेसी वार्न क्रिटिक्स अगेंस्ट। तो ये जो इंटेंशनल फैलेसी है वो क्या कहती है रीडर्स, ये जो क्रिटिक्स है और उसके खिलाफ क्या कहती है, मतलब क्या बात करती है, सीधी सी बात है, ये क्या बात की। न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, जो दो अमेरिकी विद्वान थे, इनको विद्वान ही कह लो, W.K. विमसेट और मुनरो वियर्ट्सली ने 1946 में एक ऐसे लिखा था, ठीक है। 1946 में एक ऐसे लिखा था, उस ऐसे का नाम था द इंटेंशनल फैलेसी। तो यहाँ पर दा लगा दोगे तो ऐसे का नाम बन जाएगा, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। द इंटेंशनल फैलेसी लिखा था। कॉन्सेप्ट क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कविता या फिर कोई टेक्स्ट हो का मूल्यांकन करते समय लेखक को ऑथर्स ओरिजिनल इंटेंशन या उसकी निजी जीवन से दूर रहना चाहिए। बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट का सहारा लेना सबसे बड़ी फैलेसी, यानी फैलेसी का मतलब होता है गलती होना, ठीक है, यानी गलती है, उसको अपनी निजी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। न्यू क्रिटिक्स का मानना था कि जब एक बार टेक्स्ट लिखा जा चुका है तो लेखक के नियंत्रण मुक्त हो गया, यानी अब उसने लिख दिया है और उसको समझने का काम, उसके मतलब निकालने का काम
रीडर पे छोड़ दो। आलोचक जो क्रिटिक्स थे, उनको केवल टेक्स्ट के शब्दों और उसकी आंतरिक संरचना यानी क्लोज़ रीडिंग पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो इन्होंने जो बात की थी, वो बात की थी क्लोज़ रीडिंग की बात की थी, क्लोज़ रीडिंग की बात की थी, ओनली टेक्स्ट पे ध्यान दो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा इवैल्यूएटिंग अ वर्क बाय ट्राइंग टू जज द ऑथर्स ओरिजिनल इंटेंशन और बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इवैल्यूएटिंग यहाँ क्या पूछ रहे हैं, व्हेन क्रिटिक्स अगेंस्ट थे, किसके विरुद्ध थे? कि जो इवैल्यूएट करो, जज करो ऑथर की ओरिजिनल इंटेंशन और बायोलॉजिकल को, ये तो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगेंस्ट थे ना इसके, तो जजिंग अ वर्क बेस्ड ऑन इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द रीडर, तो ये तो बात सच है। इग्नोरिंग द लिंग्विस्टिक कोड्स स्ट्रक्चर विद इन द टेक्स्ट, ये भी बात इग्नोर करना चाहिए। बिलीविंग अ टेक्स्ट हैज़ मल्टीपल स्ट्रक्चर मीनिंग्स, ये भी बात सही है। जैसा रीडर पढ़ेगा वैसा मन। यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जो 1920 के अराउंड में न्यू क्रिटिज्म था, जो न्यू क्रिटिसिज्म था वो क्या मानता था? वो मानता था क्लोज रीडिंग करो, यानी कि जो तुमने लिख दिया एक बुक को, उसको छोड़ दो, तुम्हारा मतलब नहीं है उससे। अब वो रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा, यही बात है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लोज रीडिंग इसी को बोलते हैं। In John Milton Paradise Lost, Book 1, who says the mind is its own place and itself can make a heaven of hell and hell of heaven। तो ये तो सिंपल है, हमारा दिमाग ही है जो स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाता है। ये कौन बोलता है? सैटर्न बोलता है, ठीक है? सैटर्न बोलता है, अनकनकरेबल बिल को दिखाता है ये उसकी बात को। तो ये बुक किसमें है? बुक 1 की लाइन है, ठीक है? ये भी आ सकता है, बुक 1 की लाइन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following option represent the correct chronological order of Shakespeare four great tragedies? तो ये बहुत सिंपल है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके एंड उसकी डेट के साथ में आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, HKM इस तरीके से कर सकते हैं, एंड उनकी डेट मुझे कमेंट करेंगे आप कि ये किस में पब्लिश हुआ, ये किस में, और ये कब पब्लिश हुआ। तो दिस इज जो होमवर्क, आप लोग मुझे होमवर्क 100% देंगे करके। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन, और इसको बोलते हैं ऑस्टेनिन, मेकिंग द फैमिलियर ऑब्जेक्ट लुक स्ट्रेंज और हाइटन, यानी परसेप्शन इज द कंसंट्रेटॉन ऑफ विच क्रिटिकल स्कूल। तो यहाँ पर ये डीफेमिलाइजेशन है, मतलब समझ लो इसको, ये है क्या, थोड़ा सा समझाती हूँ मैं इसको। डीफेमिलाइजेशन एक रूसी ये जो वर्ड है ना, वो रसियन लैंग्वेज का है। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ हो जाता है। ऑस्टेनिन, कुछ भी पढ़ लो इसको, जो मना है पढ़ लो, इंग्लिश का नहीं है। और रशियन फॉर्मुलेज स्कूल ऑफ थॉट का सबसे मुख्य वर्ड है। इसे जो विक्टर स्लोवस्की ने अपने 1970 जो निबंध था आर्ट्स एज डिवाइस, ARTS, आर्ट्स एज आ सकता है, पूछ सकते हैं ये किसने लिखी है वो, या फिर आर्ट्स एज टेक्निक्स, आर्ट्स एज टेक्निक, TECHNIQUE किसने लिखी है? विक्टर, VICTO, विक्टर SHKLOVSKY स्लोवस्की। विक्टर स्लोवस्की ने कब दिया है? 1970 में, ठीक है, दिया है। स्लोवस्की का मानना था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चीज़ों को देख कर इतने आदी हो जाते हैं कि हमें उनको गहराई से महसूस करना बंद कर देते हैं, यानी ऑटोमेटिक परसेप्शन बना लेते हैं कि वो चीज़ ऐसी है तो वो ऐसी होगी, वो चीज़ ऐसी है, मतलब ऊपर देखने लगे। कला और जो हमारा जो लिटरेचर है उसका कार्य क्या है? जानी मानी वस्तुओं को, उनके अनुभवों को नए तरीके से फील करना, ठीक है, प्रस्तुत करना। मेकिंग द फैमिलियर स्ट्रेंज, यानी वही है, इसका मतलब क्या है? डीफेमिलाइजेशन का मतलब है मेकिंग द फैमिलियर, ठीक है, फैमिलियर को क्या बनाना है? स्ट्रेंज बनाना है, यही इसका मतलब है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये कहाँ से बिलीव कर, ये रशियन फॉर्मुलिज्म का है, और ये रशियन फॉर्मुलिस्ट हैं विक्टर स्लोवस्की का। आर्ट्स एज डिवाइस, आर्ट्स एज टेक्निक पे दिया, 1970 में दिया है। इसका मतलब है मेकिंग द फैमिलियर स्ट्रेंज, डीफेमिलाइजेशन होता है इसका, ये रूसी वर्ड है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, 17 मैच द वर्ल्ड राइटर्स विद देयर रिस्पेक्टिव नेटर्स कंट्रीज। तो इनको हमें कंट्री से मैच करना है, कौन सा राइटर कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो चिनुआ अचेबे कहाँ से? ये नाइजीरिया से, ये आप सब जानते होंगे, नाइजीरिया से हैं। तो ये थर्ड हो गया, ठीक है, एक का थर्ड हो गया, एक का थर्ड 2 में है। और ये गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ये कोलंबिया से हैं, ठीक है। ये कहाँ से हैं? ये 1, यानी कोलंबिया से हैं ये गैब्रियल गार्सिया मार्केज। ये इनका मैं वर्ड एक वर्क बताती चल रही हूँ। जो इनका जो है चिनुआ एचवी का एक वर्क है, चिनुआ एचवी का वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, 1958 में आया था, ठीक है। थिंग्स फॉल ये सब जानते होंगे। गैब्रियल गार्सिया मार्केज का एक वर्क है मैजिकल रियलिज्म, ये जाने जाते हैं मैजिकल रियलिज्म के लिए, ये पूछा जा सकता है मैजिकल रियलिज्म,
मैजिकल रियलिज्म के जाने जाते हैं। इनका जो एक नोवेल है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, पूछा जा सकता है 100, ठीक है 100, आई थिंक यही है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। हैंग कैंग जो साउथ कोरिया से, हैंग कैंग कहाँ से हैं, ये जो हैं वो साउथ कोरिया से, नाम से भी पता चल रहा है हैंग कैंग, ये साउथ कोरिया से हैं। इनका जो वर्क है वो कौन सा, द वेजिटेरियंस, आया एग्जाम में, ये इनका वर्क आया हुआ है, द वेजिटेरियंस, VEGETARIEN, वेजिटेरियन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये सीरीज़ पहले स्टार्ट कर दी होती तो अब तक आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता, वेजिटेरियन, ठीक है। मोयन, ये चाइना से हैं। मोयन कहाँ से हैं, ये जो हैं आपके चाइना से हैं, मोयन, ये भी नाम देखने से पता चल रहा है मोयन, ठीक है। इन्हें क्या है 2012 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये हैं 2012 का इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, मोयन को 2012 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बाकी आप लोग मिला लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोड द फाउंडेशनल पोस्ट कॉलोनियल ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक 1988। तो ये किसने लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये पोस्ट कॉलोनियल और डीकंस्ट्रक्शनिस्ट जो हमारी फेमिनिस्ट जो राइटर हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिविक, ठीक है, स्पिविक ने लिखा है, इन्होंने लिखा है, ठीक है, इन्होंने लिखा है द कैन द सबाल्टर्न स्पीक। सबाल्टर्न जो वर्ड है उनको, इसको कॉइन किसने किया, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब सबाल्टर्न जो वर्ड है इसका मतलब भी बताती हूँ। सबाल्टर्न जो वर्ड है सॉरी, इसको किया है एंटोनियो ग्राम्सी ने, GRAMSCI, ग्राम्सी ने किया है, ठीक है। इसका मतलब होता है समाज का जो निचला वाला जो एक होता है ना, एक शोषित बेजुबान जिसकी मतलब जिसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचती है। स्पीक का जो तर्क था ना, जो पश्चिमी जो समाज है, एकेडमी है, समाज से रसूद है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सबाल्टर्न की तरह बोलने का प्रयास करते हैं तो वो उनकी वास्तविक आवाज़ को और दबा देते हैं। इसलिए सबाल्टर्न सीधे तौर पर अपनी मूल पहचान के मौजूदा मतलब कुल मिला के ये बात है कि जो सबाल्टर्न यानी जो निचला वर्ग है, कुचला बचला वर्ग है, उसकी आवाज़ को और दबाया जा रहा है। पश्चिमी कहते हैं कि हम और अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बल्कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो यही है सबाल्टर्न मीन्स होता है एकदम निचले तबके के लोग जिनकी आवाज़ दबी हुई है। तो ये शब्द तो कौन किया है, एंटोनियो ग्राम्सी ने, और इसको ऐसे को 1988 में लिखा है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, गायत्री चक्रवर्ती स्पिविक ने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ नया लग रहा होगा, क्रिटिसिज्म है ना इसलिए। तो आज थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, हम मिक्स करके लेंगे, हम 4 ग्रामर के लेंगे, 4 लिंग्विस्ट के लेंगे, लिंग्विस्टिक के लेंगे, क्रिटिसिज्म के भी लेंगे, आपके सिलेबस में जो 4 राइटर हैं उनके भी लेंगे। तो डोंट वरी, अच्छे से पढ़ेंगे हम, एग्ज़ाम में क्रैक करना है इस बार। एक भी हमें एक सीट चाहिए, आपको क्या है, आप एक बंदे को एक सीट चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। Sir Philip Sidney's An Apology for Poetry was direct counter reply to which puritanical attack on English drama। तो ये किस पे अटैक है, क्या बात कर रहा है यहाँ पर। तो जो सर फिलिप सिडनी है, इन्होंने लगभग 1580 में, ठीक है, 1580 में एक अपने एक लिखा था, एक वर्क लिखा था, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइजी लिखा था, ठीक है, या फिर डिफेंस ऑफ पोइजी कह लो, या फिर अपोलॉजी फॉर पोइट्री कह लो। ये एक प्यूरिटन लेखक स्टीवन गोसान का जो वो था वर्क था, द स्कूल ऑफ अब्यूज़, ठीक है, इसके अटैक में लिखा गया था। तो जो ये पोएम है, इनके ड्रामा के तीखे प्रहार करते हुए झूठी मदर ऑफ लाइस और नैतिकता को भ्रष्ट करने वाला माध्यम बताया था। सिडनी ने गोसान के इन्हीं आरोपों को बिनुसार और तार्किक जवाब देने के लिए लिखा था, क्योंकि ये गोसान थे ना, इन्होंने बहुत बुरा बोला था किसको, पोएम्स को। क्या बोला था इन्होंने, पोएम्स को बोला था मदर ऑफ लाइज, यानी झूठ बोलने की माता। तो उनके रिप्लाई में इन्होंने उसको डिफेंड करते हुए पोइट्री को, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री से इन्होंने माफ़ी मांग ली थी। इस तरीके से याद कर लो, माफ़ी किसने मांगी थी, बुरा बोला था गोसान ने, और माफ़ी मांगी थी बेचारे फिलिप सिडनी ने। देखो कितनी गलत बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, इन बायोग्राफिया लिटरेरिया एस.टी. कॉलरेज डिफाइंड सेकेंडरी इमेजिनेशन एज एन एजेंसी दैट डिसॉल्व, डिफ्यूजेस, डिसिपेट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट अनलाइक प्राइमरी इमेजिनेशन। और वो क्या है, शैमुअल टेलर कॉलरेज, एस.टी. कॉलरेज ने अपनी जो प्रसिद्ध उनकी जो बायोग्राफी है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो ये कब आई थी, 1817 में आई थी, ठीक है। कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं। तो चैप्टर किस में, चैप्टर 13 में, ये भी पूछा गया है एक क्वेश्चन,
एग्ज़ाम में। चैप्टर 13 में इमेजिनेशन एंड फैंसी के बीच में गहरा अंतर बताया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, कंसाइंस, डेलिब्रेट एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ आर्टिस्टिक माइंड। इसका मतलब क्या है? कॉलरिज के अनुसार प्राइमरी इमेजिनेशन जो होती है वो इनवॉल्ट्री होती है, यानी सभी मनुष्यों में पाई जाती है। जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है वो सभी में पाई जाती है, और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है वो क्या उच्च स्तर की होती है, वो सिर्फ कलाकारों में, आर्टिस्टिक माइंड में होती है। ठीक है, वो क्या होता है, पुरानी चीज़ों को पिघला, डिजॉल्व, डिफ्यूज़ करके उसको सुंदर बनाया जा सकता है। यानी एक चीज़ देखो, एक सीन है, कोई पहाड़ों पे झरने हैं, पेड़ हैं, नदियाँ बह रही हैं, तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति देखेगा तो उसको वही सीन दिखाई देगा। पर जब एक राइटर देखेगा तो उसको किसी चीज़ से कंपेयर कर देगा, उसको सुंदर सा हेवन बता देगा, उसको किसी का घर बता देगा, उसको कुछ भी बता सकता है, वो अपनी पोएम में कुछ भी लिख सकता है। यही बात है। तो हम लोग जो देखते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन है, जो राइटर और जो पोएट ने देखा वो सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो क्या है, कंसाइंसिस है, डेलिब्रेट है, जानबूझकर की जाती है, कि उसने सोचा वो अपनी कॉपी में लिखेगा, जानबूझ के लिखेगा ना, बनाएगा ना, अपनी बात है। एक्सक्लूसिव टू आर्टिस्टिक माइंड है, यानी उसके दिमाग से उपजी हुई है। ठीक है। Which critical concept by Jacques Derrida implies that meaning is never fixed or stable in a text, what is constantly differed along a chain of signifier? तो इस कॉन्सेप्ट को किस में दिया है, किस बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? जो डेक्स्टर डिकंस्ट्रक्शन में दिया है इन्होंने, डिफरेंस शब्द जो है दी है, डिफरेंस में DEFFRANC वाला होता है, ये भी याद रखना है यहाँ पर। एग्जाम में आ गया तो गड़बड़ कर जाओगे। यहाँ पर ए वाला होता है, ए, ठीक है, ए वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस शब्द जो है उसका मतलब होता है ए वाला दिया है इन्होंने, ठीक है, विखंडन करना। तो ये डेरिडा का मानना था कि किसी भी टेक्स्ट का कोई अंतिम या फिर कोई निश्चित फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है। हम किसी भी शब्द को अर्थ ढूंढते रहते हैं और हमेशा अगले शब्द पर वो टल जाता है, कॉन्स्टेंटली डिफर्ड हो जाता है। अर्थ हमेशा गतिशील रहता है, कभी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो सकता है। तो यही है डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन्होंने डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इसमें दिया था। ठीक है, विच ऑफ द क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज इन द मीनिंग ऑफ नेवर फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। वर्ड अ कॉन्स्टेंट डिफर अलॉन्ग अ चेन ऑफ सिग्निफायर, यानी जैसे जैसे शब्द मिलते हैं वो बदलता जाता है, तो इसको डिफरेंस बोलते हैं, और ए वाला स्पेलिंग होगा। Matthew Arnold touchstone method introduced in the study of poetry suggests that that to judge a new poem, a critic should compare it with। तो एक पोएट को नई पोएम को जज करने के लिए क्या पढ़ना है, क्या किससे कंपेयर करना है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी जो फेमस बुक है, ऐसे है 1880 में जो उनका आया था, द स्टडी ऑफ पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री, स्टडी ऑफ पोइट्री में टचस्टोन मेथड को उन्होंने दिया है। ठीक है, अर्नोल्ड का कहना था कि यदि किसी यानी क्रिटिक को कोई नई पोएम को महान या फिर कुछ अलग तरीके से परखना है, तो उसे दिमाग में, यानी जो पहले की जो क्लासिक पोएट हैं, होमर हैं, दांते हैं, शेक्सपियर हैं, इनके जो वर्क हैं उस पर उनको कसौटी पर इसको तोलना है। ठीक है, हाई सीरियस होनी चाहिए इसमें, इस तरीके की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी हो जाए सेलेक्टेड लाइन्स पैसेज फ्रॉम द क्लासिकल राइटर्स मास्टर्स होमर, दांते, मिल्टन, शेक्सपियर। ठीक है, इन सबको इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मैड वुमन इन द एटिक? तो ये किसने लिखा है मैड वुमन इन द एटिक, जो कि 1979 में आया था। की टेक्स्ट टू फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिज्म दैट री एग्जामिन्स 19th century वुमेन लिटरेचर। तो ये किसने लिखा है? तो ये जो लिखा है सेंड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन गिवन ने मिलकर 1979 में लिखा। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिज्म का एक बेहद महत्वपूर्ण ये वर्क है, द मैड वुमन इन द एटिक लिखा है। इसका जो टाइटल है, शार्लोट ब्रोंटे के जो लेखक, शार्लोट ब्रोंटे का जो नोवेल है जेन आयर, ठीक है, उसकी पत्नी बर्था मैसन से लिया गया है, जिसका पागल घोषित करके अटारी में एटिक में बंद कर दिया जाता है। और इस बुक में उन्होंने 19th century की महिला लेखिका के गुस्से, रचनात्मक मतलब चीज़ों को इसमें बताया है। तो सेंड्रा गिलबर्ट ने दिया है एंड सुजैन गोबर ने दिया, मैड वुमेन इन द एटिक्स 1979 में लिखा गया है। अब हम कुछ जो इंग्लिश ग्रामर की वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर सिंथेसिस के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज ये पहला वीडियो है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था,
एंड उसका अगला पार्ट आएगा ना, उसमें मैं ऐसे आपके टेस्ट चलते रहेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएंगे जो भी छोटे हैं। तो चलो देखते हैं बी पार्ट में क्या है। इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर सिंथेसिस से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर एक सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, उसका मीनिंग बताना है। द प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर, अब यहाँ पे जो कॉल्ड फॉर है इसका मतलब बताना है। कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कमेटी रिगार्डिंग द बजट डिस्क्रिपेंसी। तो यहाँ पर हमें ये फ्रेजल वर्ब का मतलब बताना है। तो यहाँ पे कॉल्ड फॉर का मतलब होता है टू कैंसिल पब्लिक डिमांड और रिक्वायर इनवाइट होम या टू पोस्टपोन। तो कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू पब्लिकली डिमांड और रिक्वायर, यानी कि मांग करना। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा टू पब्लिकली डिमांड और रिक्वायर। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर सहमति से स्पष्टीकरण मांगते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है किसी चीज़ का आधिकारिक तौर पर मांग करना या फिर आवश्यकता होना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फाइंड द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग में भी आपको एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्ज़ाम का सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से वॉच किया करो और ग्रामर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी। ग्रामर भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो ऑप्शन इसमें मिलेनियम का स्पेलिंग कौन सा है जो सही है, तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा MILLENNIUM। ठीक है, इसमें होता क्या होता है, डबल एन होता है और डबल एल होता है। ठीक है, डबल तो एल होता है और डबल एन होता है, बस आपको इतना याद रखना है। कॉर्नेसर का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा, कॉर्नेसर का हो जाएगा बी, हो जाएगा CONNOISSEUR। ठीक है तो यहाँ पे ये मिलेनियम का मतलब बता दूं, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष का समय। ठीक है, 1000 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं मिलेनियम बोलते हैं। कॉर्नेसर का मतलब होता है एक कला या फिर भोजन या फिर संगीत का जो विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं CONNOISSEUR होता है, CONNOISSEUR होता है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कोर मीनिंग। सेंटेंस है इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नाइट, तो इसमें हमें मीनिंग भी चेंज नहीं करना और सेंटेंस भी बदल। असर्टिव वाक्य को एक्सक्लेमेटरी में जब हम चेंज करते हैं, अ वेरी प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर हो, जैसे अ वेरी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे अ वेरी ये प्लस एडजेक्टिव हो तो उसको जब हम चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी में तो ये तो वॉट आ कर देंगे, वॉट आ या फिर हाउ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट इज़। ठीक है, यही हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देंगे हम, या तो ये होगा ही नहीं। तो बाकी का हमारा राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू, कॉम्प्लेक्स है सिंपल में बनाना है जहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब हो। तो देखते हैं, सेंटेंस है ही कन्फेस दैट ही वॉज गिल्टी, तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर जो बन जाएगा ही कन्फेस दैट ही वॉज गिल्टी। इसमें एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट ही वॉज गिल्टी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस एक क्या होता है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए जो कि क्या हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दैट की वॉज गिल्टी को एक नाउन फ्रेज में बदल दिया जाएगा। तो ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, ये हो जाएगा ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। ये सिंपल बना दिया हमने इसको। नेक्स्ट है सिंथेसाइज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू, सिंपल को हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ठीक है, द रेन स्टॉप्ड वी स्टार्टेड अवर जर्नी, तो यहाँ पर हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनेगा, सिंथेसिस दो जो सेंटेंसेस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए जो किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे व्हेन हो, ठीक है, और क्या हो, एज सून एज हो, बिकॉज हो, इनसे जुड़ा हो। तो व्हेन वाला हमें मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन द रेन स्टॉप्ड वी स्टार्टेड आवर जर्नी, जब बारिश रुकेगी हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर गिवन द वोलेटाइल नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट डैश इन्वेस्टर्स वर विलिंग टू रिस्क देयर लाइफ सेविंग्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, फ्यू का पहले ये मतलब समझ लो, फ्यू का मतलब होता है, क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी नेगेटिव सेंस देता है ये। ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी ये पॉजिटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है। और द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी है उतना। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है, कॉन्टेक्स्ट कहता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर है, BOLATILE का मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर है।
ठीक है? अस्थिर है इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ना के बराबर जो भी इन्वेस्टर्स हैं अपनी जीवन भर की पूँजी जोखिम में डालने को तैयार थे। तो नेगेटिव सेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पे फ्यू ज़्यादा सही रहेगा, तो फ्यू हो जाएगा, फ्यू इन्वेस्टर्स ना के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं 43 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द एफिमेरलिटी? एफिमेरलिटी का क्या होना चाहिए? एफिमेरलिटी का मतलब होता है क्षणभंगुरता, यानी जो चीज़ बहुत कम समय के लिए हो, शॉर्ट लिव्ड नेचर की हो, ट्रांजिएंस हो, इवेंसेंस हो। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा परमानेंस हो जाएगा, ठीक है? परमानेंस हो जाएगा। और ये नाउन बन रहा है ना, नाउन है। फिल इन द blanks with the correct phrasal verb. He promised look over my research proposal but he hasn't to it yet. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? गेट अराउंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया क्या? गेट अराउंड टू होता है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। गेट अराउंड टू, गेट अराउंड टू का मतलब होता है, गेट अराउंड टू का मतलब होता है कि ऐसे कार्य के लिए समय निकालना जिसके पास आपकी काफ़ी समय से आप उसको टाल रहे हो, ठीक है? उसने क्या किया, उसका जो भी वो था प्रॉमिस ओवर लुक ओवर रिसर्च प्रपोजल, जो प्रपोजल था, सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है जिसे आप काफ़ी समय से टाल रहे थे लेकिन अब उसे आप करने वाले। तो पुट ऑफ इस तरह ब्रिंग टू, पालन पोषण करना, तो ये सब तो नहीं होगा यहाँ पर। तो ये राइट ऑप्शन टेक आफ्टर मीन्स, टेक आफ्टर रिजेंबल करना होता है ना, पुट ऑफ मीन्स होता है, पुट ऑफ मीन्स क्या होता है? पोस्टपोन करना हो जाता है, और ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण, तो ये सब नहीं होता। गेट अराउंड टू हो जाएगा। गेट अराउंड टू का मतलब होता है, मैंने बता दिया आपका, ऐसा काम आपको करना है जिसका आप बहुत समय से टाल रहे थे पर अब आप उसको करना है, बट ही हैजंट गेट अराउंड टू इट येट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, सिंथेसाइज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड। आपको कंपाउंड बनाना है। सेंटेंस है ही वॉज वेल्दी, ही वॉज अनहैप्पी, ये सिंपल है। इसका कंपाउंड कैसे बनेगा? कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना है? कंपाउंड यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि बट, एंड, येट, और का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अमीर होना और दुखी होना के बीच में विरोधाभास दिखाने के लिए हम येट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ऑल्दो ही वॉज, तो ये तो क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ही वॉज वेल्दी येट, यही हो जाएगा। डेस्पाइट बीइंग, ये सिंपल हो गया। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव का पैसिव बनाना है हमें, तो क्या बनेगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? द सेंटेंस कहता है द अथॉरिटीज़ आर लुकिंग इनटू द मैटर, तो लुकिंग इनटू रह गई, ये अपने साथ में यही रहेगा। तो बाकी का क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर लुकिंग इनटू को जब पैसे में बनाएंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग ऐड हो जाएगा, बीइंग प्लस B3 ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? लुक्ड इनटू हो जाएगा, बीइंग लुक्ड इनटू बाय हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, दिस मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द अथॉरिटीज। लुक्ड इनटू, लुक का B3 लग गया, लुक्ड हो गया। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर। आई हैव डैश डाउट दैट दिस हिज लिटरेरी थ्योरी विल रेवोल्यूनाइज पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डाउट क्या है? रूल क्या कहता है यहाँ पर? डाउट है उसको, ठीक है? जहाँ पर डाउट हो, अनकाउंटेबल डाउट यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू या मैनी का यूज़ नहीं हो सकता है। वो केवल काउंटेबल के साथ में होता है। फ्यू और मैनी ये दोनों किसके साथ? काउंटेबल के साथ, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो बचे, लिटिल और लिटिल बचा हुआ है। लिटिल डाउट का मतलब हो जाए कोई संदेह नहीं है, नो डाउट एट ऑल, नेगेटिव सेंस वाला है। मतलब जो सेंटेंस है उसमें बताया जा रहा है कि जो पर्सन है उसको पूरा विश्वास है कि थ्योरी क्रांति लाएगी, इसलिए उसे ना के बराबर संदेह है, यानी लिटिल सही उत्तर रहेगा। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा लिटिल, ठीक है? लिटिल का मतलब हो जाएगा लिटिल डाउन, यानी ना के बराबर उससे संदेह है कि वो ऐसा होगा, ठीक है? तो यानी कि वो श्योर है, तो लिटिल हो जाएगा, ठीक है? देख सकते हैं व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ये पंटिलियस। पंटिलियस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा, उसका मतलब होता है पाबंद होना, पंक्चुअल होना, ठीक है? पंचुअलिस इसका हो जाएगा, पंचुअलिस होना इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य में छोटे छोटे विवरण नियमों में सही समाज व्यवहार में अच्छे से ध्यान देता हो। शोइंग ग्रेट अटेंशन और टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर, प्रिसाइजली, फास्टिडियस इसका हो जाएगा, तो बी हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शोइंग ग्रेट अटेंशन और डिटेल टू और करेक्ट बिहेवियर, ठीक है?
और एक सेकंड में ज़रा लैपटॉप का चार्जर लगा दूँ। एक सेकंड। तो इसका हमने देख लिया है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ये सुपरसीड की स्पेलिंग बतानी है। सुपरसीड की स्पेलिंग क्या है? जिसका अर्थ होता है किसी पुरानी चीज़ का स्थान लेना या फिर उसे हटाकर उसकी जगह पर आ जाना, ये होता है सुपरसीड कर देना, ठीक है। अंग्रेजी में ज़्यादातर होते हैं वो CEDE से एंड होते हैं, पर क्या है, जैसे सुपरसीड, रिसीड, कंसीड होते हैं, लेकिन सुपरसीड पूरी इंग्लिश में एकमात्र ऐसा वर्ड है जो SEDE से एंड होता है, ठीक है। तो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुपरसीड हो जाएगा। एंड ये देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंथेसाइज दिस सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस कंटेनिंग पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। पार्टिसिपल फ्रेज लगा के हमें क्या बनाना है, सिंथेसाइज दिस सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस कंटेनिंग अ पार्टिसिपल फ्रेज। सेंटेंस है, द हंटर लुक अप हिज गन, ही एम्ड एट द लायन, ठीक है। तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। वो भी क्या है, पार्टिसिपल यानी वर्ब में ING का काम करेगा। जब एक हंटर एक के बाद दूसरा काम तुरंत करेगा ना, तो पहले वाले काम जो होगा उसकी वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम चेंज कर देंगे। तो टेकिंग अप हिज गन हो जाएगा, बंदूक उठाते हुए शिकारी ने शेर पर निशाना साधा। तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस भी बन गया और हमने पार्टिसिपल का यूज़ भी कर लिया। तो टेकिंग अप, ठीक है, टेकिंग अप हिज गन द हंटर एम्ड एट द लायन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही आपके टेस्ट मिलते रहेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब की बार का हमारा जो उद्देश्य है वो आपको एक सीट दिलाना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।